फिन एजुकेशन विद संतोष में आइए हम अपना वीकली सेक्टरल आउटलुक देख लेते हैं और मैक्रो लेवल पे निफ्टी को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे निफ्टी को प्रभावित करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं संतोष कुमार। और हाँ देखिए, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही कहना था। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में ना, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को कुछ ऐसा डेटा शो करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे जो कि ये शो कर रहा है कि निफ्टी अभी और गिरेगा, ठीक है। स्ट्रांगली वो निफ्टी को फॉल करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। और वो भी देखेंगे कि हमारा वीडियो के लास्ट में देख लेंगे कि मेरा कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है इन कमिंग वीक, ठीक है। तो देखिए यदि हम निफ्टी की बात करें ना, तो निफ्टी को जब भी बड़ा फॉल देना होता है ना, तो अपने जो यदि आप निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो वो अपने 20 ईएमए को टच करता ही करता है, ठीक है। आप निफ्टी पे जाइएगा, निफ्टी का चार्ट ओपन करिएगा और मंथली टाइम फ्रेम पे जाइएगा, वहाँ पे 20 ईएमए लगाइएगा। आप देखिएगा कि जब भी कोई बड़ा फॉल दिया है, 10% के आसपास का फॉल दिया है, तो वो 20 ईएमए को टच किया ही किया है। और अभी करंट सिचुएशन में क्या है, करंट सिचुएशन में ये कि ये 20 ईएमए से लगभग अभी 400-500 पॉइंट दूर है। तो 90% चांस है कि निफ्टी उस ईएमए को टच करेगा ही करेगा, या शायद उसके नीचे भी जा सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो हम एक और बड़े करेक्शन के लिए हमें तैयार, मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, राइट। और देखिए निफ्टी में जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ठीक है। अगर इन दोनों को हम देखें तो चलिए हाँ हम बात करते हैं जैसे रिलायंस का। तो रिलायंस जब भी आप देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम में वो 20 ईएमए के नीचे जाता है तो 30 से 40% का करेक्शन देता है। इसका हिस्टोरिकल डेटा रहा है कि जब भी 20 ईएमए के नीचे मंथली टाइम फ्रेम पे जाएगा 30 से 40% का करेक्शन देता है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये 20 नीचे की ईएमए मात्र 13 से 14% का करेक्शन दिया है। तो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि रिलायंस को अभी और टूटना होगा, ठीक है। या अभी रिलायंस और टूट सकता है, तो यदि और रिलायंस टूटा तो निफ्टी में इसका वेटेज अच्छा खासा है, तो ये भी सपोर्ट कर रहा है कि निफ्टी अभी और टूटेगा, राइट। और यदि हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी अपने क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल पे है, राइट। और एचडीएफसी एक चैनल बना रहा है ना, ठीक है। यदि आप उसको मंथली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करिएगा तो वो एक चैनल बना रहा है। चैनल का ऊपरी हिस्सा जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे टच किया है, वहाँ से क्या करेगा, वो अपने एक निचली सपोर्ट पे आएगा, जो निचला चैनल है उस पर वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो अभी वो रेजिस्टेंस पे है और वहाँ से अभी एक फॉल की संभावना भी हमको एचडीएफसी से दिख रही है। और एचडीएफसी का भी अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में, तो ये भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं अभी निफ्टी को और गिरना है, राइट। और इन्फी को देखिए तो इन्फी अपने क्या है, अपने ऑल टाइम हाई के लगभग रेजिस्टेंस पे है। रेजिस्टेंस के बाद हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट दे, या हो सकता है यहाँ से अपना ब्रेक डाउन दे और वापस नीचे करेक्शन मूव दिखा सकता है। तो हाईली चांसेस है कि ये वहाँ से एक करेक्शन देगा, और यदि ऐसा होता है तो भी निफ्टी को सपोर्ट करेगा गिरने में। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि निफ्टी को फॉल करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे भी हमारी इकॉनमी की हालत ख़राब चल रही है अभी, राइट। अभी निफ्टी लगातार करेक्शन पे करेक्शन देता जा रहा है, तो सारी चीज़ें निफ्टी को और फॉल करने पे सपोर्ट कर रही हैं। टेक्निकली निफ्टी को अपने 20 ईएमए पे आना है, और वो हो सकता है वो आए, और ये सब डेटा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा अपना। लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए करेक्शन के लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए एक जो अमेरिका में चल रहा था ना कि DOGE डोज, बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो जिसको एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उन लोगों का मोटिव है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए। तो ठीक है, देखिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा कि नहीं होगा, नो वन नोज। बट वहाँ पे जो लगभग बोला जा रहा है कि 85,000 नौकरियाँ जा चुकी हैं अब तक। सरकारी नौकरियाँ 85,000 ख़त्म हो चुकी हैं, और लगभग अभी 19 लाख अंडर सस्पेंशन या अंडर रिमूवल में अभी पेंडिंग है। तो इतने सारे लोग तो बेरोज़गार हो गए ना, ठीक है। उनकी क्या गलती थी, वो तो अपना जॉब कर रहे थे और अपना रोजी रोटी कर रहे थे, राइट।
तो एक बात ये सामने निकल के आ रही है कि जब अमेरिकन क्या है वो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट, आप ऐसा बोल सकते हो उसको, तो जो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहा है, अपने यहाँ के लोगों को फायर कर रहा है, नौकरियों से निकाल रहा है, तो वो अन्य कंट्री के लोगों पे कैसे मर्जी कर सकता है। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि मतलब हमें मान लेना चाहिए कि वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और ज़्यादा डिपेंडेंसी उस पर अच्छी बात नहीं साबित होगी। ठीक है, और अमेरिका ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके एकदम क्लियर कट इंडिया पे अपना व्यू दे दिया है कि वह पे इंडिया का जो टैरिफ प्लान है यानी अमेरिका वो बहुत ज़्यादा है। तो जब इंडिया का अमेरिका पर टैरिफ प्लान ज़्यादा है तो हम भी हम अमेरिका इंडिया पे भी अपना हाई टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो जब ट्रम्प ने क्लियर कर दिया कि इंडिया ने ज़्यादा टैरिफ अमेरिका पर लगाया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मोदी जी वहाँ पे मिल के आए हैं तो कुछ वो कम करेगा, वो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करेगा। वो बोल दिया रेसिप्रोकल टैरिफ, तो रेसिप्रोकल टैरिफ लग के रहेगा। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो हमारा जो टैरिफ प्लान होता है ना, इंडिया का टैरिफ प्लान सबसे अधिक है। हम जो जैसे जो विदेश से सामान इंडिया में आता है उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सबसे अधिक है। राइट, यदि आप रसिया की बात करें तो उसका लगभग 7% के आसपास एवरेज निकल के आता है कि वह 7% फॉरेन इम्पोर्ट पे टैरिफ लगाता है। चाइना की बात करें तो लगभग 6.5% के आसपास लगाता है। ब्रिटेन की बात करें तो लगभग 3 से 4% के आसपास लगाता है। और अमेरिका खुद लगभग 2 से ढाई 3 के बीच में लगाता है। और जापान लगभग 2 के आसपास लगाता है। वहीं इंडिया के यदि हम देखें तो लगभग 10 से 11 के आसपास, हम सबसे हाईएस्ट टैरिफ जो है वो इंडिया लगाता है। ठीक है, तो इंडिया का अब अमेरिका के खिलाफ क्या स्टैंड होगा, उसको क्या अपने टैरिफ कम करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि हमें इंडिया को तो कम करना ही पड़ेगा और कोई इंडिया के पास उपाय नहीं है, क्योंकि जो इंडिया ने अमेरिका पे इतने सारे टैरिफ लगाए हैं, यदि अमेरिका ने इंडिया पे भी उतने टैरिफ लगा दिए तो फिर इंडिया का जो ट्रेड होते ही अमेरिका के साथ वो ज़्यादा प्रभावित होगा। राइट, क्योंकि हम देखिए मैक्सिमम अमेरिका में अपना आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। और जो हमारी फूड्स जैसे कि चावल्स हो गए, फल सब्जियाँ, वो सब हम मैक्सिमम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो लगभग हमको लगता है कि हम लोगों ने 18 मिलियन टन चावल 2024 में अमेरिका को भेजे हैं। ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट किए हैं। तो यदि अमेरिका उन सब पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाता है तो वहाँ इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पे महंगे हो जाएंगे और इनका डिमांड कम हो जाएगा, तो जिससे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये सब का क्या प्रभाव पड़ता है। और उम, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, और बस टैरिफ टैरिफ चल रहा है अभी। इंडिया के ऊपर एक प्रेशर है कि वो अमेरिका पे अपना अमेरिका से सामान इंडिया में आता है उस पर अपना टैरिफ कम करे, ताकि अमेरिकी सामान प्रोडक्ट सस्ते हो सके और इंडिया में उसका एक मार्केट मिल सके। तो देखते हैं कैसा आने वाला समय इसको परफॉर्म कैसा करेगा वो बताएगा। ठीक है, चलिए हम अपना सेक्टर आउटलुक देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए मेरा कमिंग वीक में व्यू है कि निफ्टी को 22,800 के लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि 22,800 का लेवल टूटा तो फिर महाप्रलय तय है। ठीक है, यदि वहाँ से 22,800 टूटा तो फिर वहाँ से सीधे 500 की फॉल में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सीधे वहाँ से फिर हम 22,400 का जर्नी, 22,300 की जर्नी आसानी से देख सकते हैं। राइट, बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है। ठीक है, बाउंस किया था पहले, तो गिरा गिरा, फिर एक टेक्निकल बाउंस जो आना था वो टेक्निकल बाउंस आ चुका है। वहाँ से भी ये बैंक निफ्टी में फॉल करने की पूरी संभावना है। ठीक है, और आईटी सेक्टर को देखें तो आईटी सेक्टर में एक वीक रेड बन रहा है, 1 वीक ग्रीन बन रहा है। शायद इस वीक थोड़ा सा बाउंस है, थोड़ा पॉजिटिवनेस देखने को मिले आईटी सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में भी सेम वही कहानी है, हो सकता है टेक्निकली बाउंस, एक टेक्निकली मूव हमको देखने को मिले इन बुलिशनेस। ठीक है, तो आईटी और ऑटो को थोड़ा हम पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से कि इकॉनमी बहुत अच्छी है इसकी वजह से इसमें पॉजिटिवनेस आ सकती है, इसलिए नहीं, बल्कि एक टेक्निकल बाउंस आ सकता है। जो बीयर साइड में बैठे थे हो सकता है थोड़ा सा वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यदि उनका बीयर लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ठीक है, एफएमसीजी को देखें तो एफएमसीजी अप्रैल के सपोर्ट पे है। मतलब अप्रैल 2024 में जहाँ जिस लेवल पे था अभी उसी लेवल पे एफएमसीजी इंडेक्स आ चुका है, तो वहाँ पे हो सकता है एक सपोर्ट ले।
ठीक है, यदि वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो कुछ टाइम तक होल्ड करता है, फिर देखते हैं कि आगे कैसा प्लान करेगा, ठीक है। और मेटल अभी नेगेटिव मूव इंटैक्ट है, शायद अभी और नेगेटिव रहे। फार्मा में भी एक नेगेटिव मूव मुझे दिख रहा है चार्ट पर, ठीक है, कि हो सकता है कि फार्मा सेक्टर में भी नेगेटिविटी रहे। और इंफ्रा के लिए बात करें तो इंफ्रा भी लगभग जून 24 के सपोर्ट पे है, ठीक है। यदि टूटता है तो फिर अच्छा खासा यहाँ से फॉल देखने को हमको मिल सकता है, ठीक है। और एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस सब बहुत अच्छे खासे नेगेटिव मूव में चल रहे हैं, तो नेगेटिव मूव हो सकता है इंटैक्ट रहे, ठीक है। तो नेगेटिव ही लेके चलते हैं ऑयल और नेचुरल गैस को और एनर्जी सेक्टर को, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, इतने रखते हैं अपने इस वीकली टॉक पे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।